E21 हिंदी। 15 मिनट बाद रूई और बेला 23वें जिले से गुजर चुके थे और उन्होंने खुद को एक व्यावसायिक इमारत के सामने पाया। क्या यही है? रूई ने पूछा। वे आखिरकार उस स्थानीय परिवहन कंपनी तक पहुंच गए जिसके बारे में बेला ने बात की थी। बेला ने स्पष्ट रूप से निर्देशक पर इतना भरोसा किया कि अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद उसने उससे मदद मांगी। रूई को इस बात की पूरी उम्मीद थी, अगर यह आदमी वास्तव में विश्वसनीय था जैसा कि बेला ने संकेत दिया था, तो बेला के पास अपना उद्देश्य हासिल करने का एक अच्छा मौका था। बेला ने सिर हिलाया, चलो चलें। उसने न केवल अपने बालों को ढका था, बल्कि एक टोपी जैसे कपड़े के नीचे अपना चेहरा भी छिपा रखा था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोमाइनस द्वारा पूछे जाने पर कोई भी उसके चेहरे की विशेषताओं को पहचान न सके। रिसेप्शन का अंदरूनी हिस्सा काफी मेहमाननवाजी भरा था। कमरे के एक तरफ बैठने की व्यवस्था थी। रिसेप्शनिस्टों की एक कतार हर आगंतुक से एक एक करके बात कर रही थी। उनके पीछे थोड़ा सा कुछ गलियारे थे जो इमारत के अंदरूनी हिस्से की ओर जाते थे। आप निर्देशक से मिलने की क्या योजना बना रहे हैं? रूई ने पूछा। तुरंत उनसे मिलने का समय पाने के लिए आपको अपनी पहचान बतानी होगी, ये जोखिम भरा है। मुझे बस एक बार उससे मिलने की जरूरत है। बेला ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। जब वह मुझसे मिलेगा तो वह समझ जाएगा। मुझे उसके दफ्तर तक जाने में मदद करो। रूई ने सिर हिलाया। वे उस विशेष गलियारे की ओर चले जिसे बेला लक्ष्य कर रही थी, इस उम्मीद में कि वे स्वाभाविक रूप से वहां से गुजर सकेंगे। माफ कीजिए, कृपया विजिटर बे में अपनी सीट ले लीजिए। मुझे डर है कि हम आपको बिना अनुमति और प्राधिकरण के भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते। एक रिसेप्शनिस्ट ने ध्यान दिया और जोर दिया। बेला ने दौड़ना शुरू कर दिया और रूई ने भी उसका अनुसरण किया। अरे! एक गार्ड ने उनका रास्ता रोक लिया और बेला को पकड़ने की कोशिश करने लगा। प्रहार। रूई की नाक पर एक साधारण घूंसा ने उस आदमी को घुटनों के बल गिरा दिया, जिससे वह रोने लगा। रूई ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करने की भी जहमत नहीं उठाई। प्राण शक्ति का इस्तेमाल तो दूर की बात है, क्योंकि ऐसा करना बहुत ज्यादा होता और रूई गलती से उसे मार भी सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेला उसके ऊपर से कूदकर सीधे निर्देशक के कार्यालय की ओर चली गई। अंकल वर्न। बेला ने डॉक्टर के कार्यालय का दरवाजा खोलते हुए चिल्लाकर कहा। अंदर बैठे आदमी ने अपने चश्मे के पीछे से अपनी छोटी छोटी आंखें सिकुड़ते हुए अपना सिर झुकाया, फिर उसने उसे पहचान लिया जैसे ही उसकी आंखें समायोजित हुईं। बेला। अंकल वर्न। बेला ने प्रसन्नतापूर्वक दोहराया। बहुत समय हो गया। सर, व्यवधान के लिए मुझे खेद है। रिसेप्शनिस्ट ने माफी मांगी। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन। बस, अच्छा काम किया। वर्न ने उसे बीच में टोका। ये लोग मेरे मेहमान हैं, कृपया हमें छोड़ दें। रिसेप्शनिस्ट स्पष्ट रूप से असमंजस में थी, लेकिन उसने दरवाजा बंद करने और अपने काम पर लौटने से पहले सिर हिलाया। बेला। वर्न स्पष्ट रूप से अभिभूत था। तुम कहाँ थी? तुम अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी मौजूद नहीं थी। ये सुनकर रूई को एहसास हुआ कि वर्न को शायद अपने पिता की मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में पता नहीं था। अगर कुछ भी हो, तो पीछे मुड़कर देखें तो बेला ने अनुमान लगाने से ज्यादा एक सुविचारित अनुमान लगाया था। हालांकि, वह उस पर अमल करने के लिए काफी पागल थी। यही वजह थी कि वह इस समय जीवित थी। बेला ने आह भरी। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। वर्न ने अपना हाथ उठाया। तो फिर मुझे अपना शेड्यूल खाली करने दीजिए और एक छोटा सा काम निपटा लीजिए, ताकि मैं आपकी कहानी बिना किसी रुकावट के सुन सकूं। बेला ने सिर हिलाया जब वह कमरे से बाहर चला गया। वह आरामदायक सोफे पर बैठ गई और उसने एक गहरी सांस ली। उसे सुरक्षा का एहसास हुआ जो उसने पिछले कुछ दिनों में महसूस नहीं किया था। रूई ने उसके व्यवहार को देखा, ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में इस व्यक्ति पर भरोसा करती है। उसकी राहत देखकर उसे याद आया कि वह सिर्फ 17 साल की लड़की थी, भले ही वह काफी उल्लेखनीय हो। रूई ने सोचा कि पृथ्वी पर वापस किशोर लड़कियां हैं। अगर वे उसकी जगह होती तो उनमें से कौन बच पाती? एड्स बाय पब फ्यूचर। लगभग कोई भी नहीं। रूई ने अपना सिर हिलाया। 21वीं सदी में पृथ्वी पर रहने वाले बच्चे अपेक्षाकृत सरल किशोरावस्था का जीवन जीते हैं, उन पर बहुत अधिक जिम्मेदारी और अपेक्षाएं नहीं होती। बेला को छोटी उम्र से ही कंपनी की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार किया गया था। उसकी कुशाग्र बुद्धि उसके अधिकांश साथियों से काफी आगे थी। फिर भी, उसके दृष्टिकोण से वह मानसिक रूप से एक बच्ची ही थी। वह उसे सांत्वना भी देता और उसे थोड़ा दिलासा भी देता, अगर ये तथ्य न होता कि 14 साल के बच्चे का 17 साल की लड़की के साथ ऐसा करना बहुत ही अपमानजनक होता। खास तौर पर तब जब किशोर लड़कियां शुरू में किशोर लड़कों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। तभी वर्न वापस आया और उसके विचारों में बाधा उत्पन्न की। ठीक है, अब तुम मुझे बिना किसी रुकावट के सब कुछ बता सकती हो। वर्न ने चिंता से उसकी ओर देखते हुए कहा। क्या हुआ? तुम अपना घर छोड़कर बिना कुछ कहे गायब क्यों हो गई? बेला ने आह भरी। मैं इसलिए चली गई क्योंकि मेरी जान को खतरा है। वर्न ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? लोमाइनस ने मेरे पिता, अंकल वर्न को मार डाला। बेला ने गंभीरता से कहा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं।
क्या शुरू में ये सिर्फ एक प्रबल संदेह था? लोमाइनस तब तक कंपनी पर कब्जा नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे पिता को शेष शेयर बेचने या उन्हें वापस लेने के लिए मजबूर न कर दें। हालांकि पिता ऐसा करने के बजाय मरना पसंद करेंगे, और वे ये जानते हैं। उस दर पर संघर्ष को समाप्त होने में दशकों लगेंगे और लोमाइनस को शायद कभी भी पूर्ण प्रभुत्व और एकाधिकार नहीं मिलेगा। वर्न की नजरें तेज हो गईं, और वह उसकी बात समझ गया। जब तक काल मर न जाए, उसने उसके पिता का नाम लेते हुए कहा। उन्होंने कहा, स्वामित्व के कानून इस प्रकार बनाए गए हैं कि उन्हें हाई इंडस्ट्रीज पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। वर्न ने सिर हिलाया, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ और आप शेयरों के प्रमुख बहुमत के मालिक हैं, तो काल की वसीयत में यही लिखा होगा। बेला ने सिर हिलाया। पिता ने इसे लोमाइनस द्वारा हियर इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा हासिल करने के बाद एक आकस्मिकता के रूप में तैयार किया होगा, ताकि अगर वे उसे मारने में कामयाब भी हो जाएं तो भी उन्हें जीतने न दिया जाए। मैं समझ गया। वर्न की आंखें फर्श पर घूम गईं क्योंकि वह उसके शब्दों को समझ रहा था। लेकिन यह सबूत नहीं है, बेला। नहीं, लेकिन मेरी निजी संपत्ति पर लोमिनर इंडस्ट्रीज के जाने माने सहयोगी गिरोहों द्वारा छापा मारा जाना सच है। उसने औपचारिक रूप से कहा। मेरे यहाँ आने के दौरान उन्होंने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है। अगर मैंने मार्शल अप्रेंटिस बॉडीगार्ड को काम पर नहीं रखा होता तो मैं बच नहीं पाती। उसने रूई की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने मेरी जिंदगी बचाई। वर्न ने रूई की ओर देखा और उसे खुलेआम परखा। मार्शल यूनियन से मार्शल अप्रेंटिस, है न? मार्शल अप्रेंटिस के लिए तुम काफी युवा हो। रूई ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके पास उन शब्दों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा, हालांकि वह बेला के साथ थोड़ा घुल मिल गया था, फिर भी वह अंगरक्षक शिष्टाचार बनाए रखना चाहता था। अंगरक्षक तब तक बात नहीं करते जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। ये बातचीत पूरी तरह से बेला और वर्न के बीच थी, उसका काम बेला की रक्षा करना था चाहे कुछ भी हो जाए। वर्न अंततः दुखी आंखों से बेला की ओर मुड़ा। बेला, जो कुछ भी तुमने सहा है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा होगा। बेला ने अपना सिर हिलाया। आपको किसी बात के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए, अंकल वर्न। वर्न ने आह भरी। तो, बेला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम यहाँ सिर्फ हालचाल जानने नहीं आए हो। मुझे लेक्सस जाना है, बेला ने समझाया। NO12BIN.C ओम। वर्न को उसके इरादे समझ में आ गए। तुम एक ऐसे शहर में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती हो जहां लोमाइनस का कोई प्रभाव नहीं है ना? बात तो सही है। बेला ने सिर हिलाया। लेकिन क्या तुम इस बारे में निश्चित हो, बेला? वर्न ने पूछा। क्या तुम वापस लड़ने के बारे में निश्चित हो? उसने पूरा किया। बेशक, बेला ने गुस्से से कहा। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। वर्न ने आह भरी। हाँ, लेकिन जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वह आसान नहीं होगा। वास्तव में, तुम अपनी जान जोखिम में डालने जा रहे हो। भले ही तुम अंतिम सावधानी बरतते हो और अपने जीवन के बाकी समय के लिए मार्शल अप्रेंटिस अंगरक्षकों के साथ खुद को सशस्त्र करते हो, फिर भी तुम्हें बहुत बोझ के साथ जीवन जीना होगा। मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, बेला ने सख्ती से जवाब दिया। मैंने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया है। रूई ने चुपचाप बातचीत का अंदाजा लगाया तो वर्न ने आह भरी। बाद में उसे समझ में आ गया कि वर्न का क्या मतलब है। बेला को शायद अपनी पूरी जिंदगी यही सिखाया गया हो, लेकिन रूई को इस बात पर बहुत संदेह था कि वह यह इंडस्ट्रीज का नेतृत्व और प्रबंधन करने के लिए कितनी योग्य है। आखिरकार, वह सिर्फ 17 साल की लड़की थी। इस मुश्किल परिस्थिति से बचकर भी वह जो लक्ष्य पूरा करना चाहती थी, वे ऐसे काम नहीं थे जिन्हें बिना अनुभव के पूरा किया जा सकता था। रूई को अपेक्षाकृत यकीन था कि वह अभी तैयार नहीं है। वह समझ सकता था कि वर्न भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। वर्न ने आह भरी। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो, तो ऐसा ही हो। तुम पहले से ही एक वयस्क हो। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने और अपनी इच्छानुसार जीने का अधिकार है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम समझो कि तुम खुद को किस स्थिति में डाल रहे हो। बेला ने अपना सिर हिलाया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद अंकल, लेकिन मैं अपने विकल्पों की गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ हूं। वर्न ने एक बार फिर आह भरी। ठीक है, अगर ऐसा है, तो मुझे इस मामले पर और कुछ नहीं कहना है। लेक्सिस की यात्रा के मामले पर वापस आते हुए, बेला ने याद दिलाया। हाँ, मैं आपके लिए इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। अलग अलग रास्ते हैं, हालांकि वे सभी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वे लोमाइनस के व्यापारिक मामलों से संबंधित वस्तुओं और संसाधनों की आपूर्ति से संबंधित हैं। वर्न ने समझाया। बेला ने गहरी सोच में डूबकर सिर हिलाया। भले ही लोमाइनस लेक्सस शहर में काम नहीं करते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि बेला लेक्सस और हाजिन के शहरों के बीच किसी भी व्यापार या आपूर्ति मार्ग पर गाड़ी पर आसानी से चल सकती थी। लोमिना और हियर इंडस्ट्रीज दोनों ही आपूर्तिकर्ता थे। उन्होंने अन्यत्र से विदेशी संसाधन प्राप्त किए और उन्हें गूढ़ प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बेच दिया, जो आपूर्ति को संसाधित करता और तकनीकी उत्पादों का निर्माण करता, जिन्हें फिर शहर के निजी और कॉर्पोरेट बाजारों में बेचा जाता।
इसका मतलब है कि लोमाइनर्स और हेयर इंडस्ट्रीज दोनों को हाजिन के बाहर से भारी मात्रा में आपूर्ति आयात करनी पड़ी। हालांकि उनमें से प्रत्येक के पास अपनी अपनी पारगमन क्षमताएं थीं, लेकिन अपनी अपनी क्षमताओं से अपनी सभी शिपिंग जरूरतों को पूरा करना बेहद मुश्किल था। इस प्रकार दोनों उद्योग आंशिक रूप से छोटी परिवहन और शिपिंग कंपनियों पर निर्भर थे, जो पारगमन सेवाएं प्रदान करती थीं और शेष शिपिंग आवश्यकताओं का ध्यान रखती थीं। वर्न कंपनी ऐसी ही एक कंपनी थी। वर्न और काल्हियर की पहली मुलाकात तब हुई थी जब काल्हियर इंडस्ट्रीज ने हाजिन में अपनी शुरुआत की थी। एक अनुकूल शिपिंग अनुबंध पर वे तुरंत एक दूसरे के करीब आ गए थे और जैसे जैसे उनकी कंपनियां बढ़ती गईं, वे एक दूसरे के और भी करीब होते गए। बेला को हाजिन और लेक्सस के बीच के मार्गों से बचना था जो उसे लोमाइना प्रभाव के करीब ले जा सकते थे। अगर वह उस मार्ग पर गाड़ी में चढ़ने का विकल्प चुनती है जिसे लोमाइना अक्सर आपूर्ति परिवहन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वह पकड़ी जा सकती है। दूसरी ओर, यदि लोमाइनर्स को लेक्सस तक पहुंचने के उसके इरादे के बारे में पता होता, तो वे यह अनुमान लगा सकते थे कि वह कौन सा मार्ग चुनती है और उसे रोक सकते थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वे जागरूक थे, रूई को अपेक्षाकृत यकीन था कि उन्होंने उसके सामान्य इरादों को भांप लिया था। ये बेला की एक सरल और अपेक्षाकृत सामान्य ज्ञान वाली योजना थी, और यह समझने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि वह क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। यही कारण है कि बेला की योजना का विवरण अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता गया। रूई ने वर्न और बेला की ओर देखा। उन्होंने पहले ही हाजिन और लक्सस को घेरने वाला एक नक्शा निकाल लिया था, और हाजिन और लक्सस के बीच चलने वाली विभिन्न रंगों की अलग अलग रेखाओं की ओर इशारा करते हुए गहन चर्चा शुरू कर दी थी। रूई को उम्मीद थी कि वे सबसे अच्छा विकल्प चुनेंगे। मिशन की सफलता या विफलता दांव पर थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि अगली बार जब लोमाइनर्स उन्हें पकड़ेंगे, तो रूई उन्हें आसानी से नहीं संभाल पाएगी। लोमाइनर्स को पहले से ही मार्शल अप्रेंटिस बॉडीगार्ड के बारे में जानकारी मिल गई होगी जिसे बेला ने मार्शल यूनियन से कमीशन दिलवाया था। इसका मतलब यह था कि अगली बार जब कोई टकराव होगा, तो वे बहुत ज्यादा तैयार होंगे। अंतिम लक्ष्य बेला को पकड़ना या मारना था, जिसका मतलब है कि उन्हें बेला को मारना जरूरी नहीं था। आदर्श रूप से, वे मार्शल यूनियन को छेड़ने से बचने के लिए रूई को मारे बिना बेला को मारना चाहेंगे। इसका मतलब है कि वे बेला और रूई से सिर्फ बेला को मारने के लिए ही भिड़ेंगे। इससे रूई का काम और भी मुश्किल हो जाएगा। किसी और की रक्षा करना और उसे निकालना, सिर्फ खुद की रक्षा करने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। वोरेफाई हॉर्न सप्लाई रूट सबसे छोटे हैं, बेला ने कहा। इसके अलावा, रास्ता लक्सस से सबसे नजदीक यह शाखा से टकराता है। वर्न ने अपना सिर हिलाया। पिछले कुछ महीनों में लोमाइनर्स ने वोरेफाई हॉर्न बाजार में विस्तार करना शुरू कर दिया है। यह अब सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा, यह मार्ग अन्य आपूर्ति मार्गों के बहुत करीब समाप्त होता है जिसका लोमाइनर्स नियमित रूप से उपयोग करते हैं। ये बहुत जोखिम भरा है। उन्हें अभी भी किसी निर्णय पर पहुंचना बाकी था। घंटे की बहस के बाद, बेला और वर्न ने आखिरकार सबसे बेहतर तरीका चुना। उन्होंने लोमाइना की मौजूदगी, दूसरे लोमाइना सप्लायर्स से नजदीकी, यात्रा की समय सीमा और दूरी को ध्यान में रखा। तो ये कार्डिनल स्टील सप्लाई रूट है। वर्न थक कर आहें भरते हुए वापस बैठ गया। बेला ने सिर हिलाया। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। हम कितनी जल्दी निकल सकते हैं? वर्न ने एक पल के लिए उसके सवाल पर विचार किया। अगली सप्लाई डिस्पैच 1 घंटे में है। ये तो बहुत बढ़िया है। बेला की आंखें चमक उठीं। मैं थोड़ा इंतजार करने का सुझाव देता हूँ, रूई ने बीच में कहा। यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए आप कुछ और मार्शल अप्रेंटिस अंगरक्षक रख सकते हैं। मिशन की सीमा के कारण वह वैसे भी उसके साथ नहीं जा सकता था, इसलिए रूई को क्रेडिट साझा करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, उसे वैसे भी उसका हिस्सा मिल जाएगा। बेला ने सिर हिलाया। यह एक अच्छा विचार है। वह वर्न की ओर मुड़ी। क्या आप मिशन के लिए धन जुटाने में मेरी मदद कर सकते हैं अंकल? मैं अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद आपको पैसे लौटा दूंगी, वर्न ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। इस बारे में चिंता मत करो। आखिरकार तुम अकेले ही यात्रा करोगे। मैं नहीं चाहूंगा कि पिछली बार की तरह तुम लोमाइना गिरोहों द्वारा बिना किसी अंगरक्षक के गंदे से सराय में पकड़े जाने की घटना को दोहराओ। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं, उसने स्नेहपूर्वक कहा। बेला हंसते हुए वर्न को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं अंकल। शुक्रिया। अरे सावधान, मैं बूढ़ा आदमी हूं, तुम्हें पता है। बेला की और भी हंसी फूट पड़ी। रूई इस गर्म दृश्य को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। फिर भी, अचानक उसे एक अशुभ ठंड का एहसास हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1 मिनट रुको। उसका चेहरा जम गया और वह कांप उठा, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। बेला ने ध्यान दिया। क्या गड़बड़ है? रूई का चेहरा पीला पड़ गया जब वह वर्न की ओर मुड़ा और उसे आंकने लगा। क्या हुआ, नौजवान? वर्न ने तीखी निगाहों से पूछा। तुम्हें कैसे पता? रूई ने आगे कहा। तुम्हें कैसे पता कि बेला मुझसे मिलने से पहले एक सराय में लोमिना गिरोह द्वारा पकड़ी जाने वाली थी? ओह, वर्न ने थोड़ी जल्दी में जवाब दिया।
बेला ने शुरुआत में इसका जिक्र किया था। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। रूई ने दृढ़ता से इनकार किया। उसने केवल ये बताया कि हम पर कितनी बार हमला हुआ। उसने कोई अन्य विवरण नहीं बताया। बेला को रूई की बात पहले ही समझ में आ गई थी। वह वर्ण की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में डर और दहशत थी। शांत हो जाओ। वर्ण ने अपने हाथ ऊपर उठाए। एक मार्शल आर्टिस्ट द्वारा 15 आदमियों की पिटाई की खबर फैल गई है। रूई ने उसे घूर कर देखा। इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि तुम्हें कैसे पता चला कि वे लोमिन गिरोह थे और वे बेला के पीछे थे। वर्ण ने उसे घूर कर देखा, उसका मुखौटा हर पल ढहता जा रहा था, फिर वह उसके सामने आया। बेला, उसे नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम एक बच्ची थी। थप्पड़। बेला के हर कदम पर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। बेला के दर्द से भरे चेहरे पर आंसू बहने लगे। क्यों? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वर्ण बल से गिर गया था। क्यों? क्यों? वह तिरस्कारपूर्वक हंसा। क्योंकि यह कंपनी मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हें लगता है कि मैं उस आदमी की बेटी के लिए अपने जीवन के काम का बलिदान करने जा रहा हूं जिसने ये सब गड़बड़ की है। उसने थूका। मैंने काल से कहा था कि लोमाइनस के साथ गड़बड़ न करे, कि वह इसके लिए मर जाएगा। क्या उसने मेरी बात सुनी? नहीं। अब देखो उसने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। रूई का चेहरा उलझन में सिकुड़ गया। गड़बड़, उसका मतलब लोमाइनस से है। बेला ने धीरे से फुसफुसाया। वन कंपनी हमेशा से ही हियर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी रही है। जब काल की मृत्यु हुई तो मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उन्होंने मुझे एक बढ़िया डील ऑफर की। रूई समझ गई। बेला को पकड़ने के लिए उनके साथ सहयोग करना। अन्य बातों के अलावा, एक ऐसी कंपनी के रूप में जिसका हाजिन और लेक्सस के बीच आपूर्ति मार्गों और श्रृंखलाओं पर बहुत अधिक नियंत्रण था, वर्ण एक ऐसी स्थिति में था जो लोमाइनर्स के लिए बहुत उपयोगी थी। भले ही लोमाइनर्स ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि बेला वर्ण पर इतना भरोसा करती है कि वह सीधे और स्पष्ट रूप से उससे बात कर सके, फिर भी वर्ण उनके लिए काफी उपयोगी था। NO12BIN.C क्या उन्हें पता है कि हम यहाँ हैं? रूई ने तत्काल पूछा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा। रूई ने उसे पकड़ लिया और तीव्र दर्द देने के लिए महत्वपूर्ण दबाव का प्रयोग किया। आग। उद्धरण चिन्ह। क्या वे जानते हैं कि हम यहाँ हैं? जब तुम आए तो मैंने उन्हें एक संदेश भेजा था जो उन्होंने मुझे एक संचार उपकरण के जरिए दिया था। उन्होंने मुझे आधे घंटे से ज्यादा समय तक रुकने के लिए कहा था। दर्द के बावजूद वर्ण मुस्कुराया। यह आधे घंटे पहले की बात है। रूई की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने वर्ण को गर्दन पर एक जोरदार वार करके बेहोश कर दिया। भाड़ में जाओ, रूई ने गाली दी। उसने बेला को पकड़ लिया। हमें जाना चाहिए, अभी। उसने उसे उठाया और तेज गति से दौड़ते हुए कार्यालय से बाहर निकल गया। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर उन्हें पता था कि हम इतने समय से यहीं थे, तो उन्होंने अब तक हमारे साथ कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारे पीछे आम लोगों को भेजने से शायद मेरी वजह से असफलता ही हाथ लगेगी। रूई ने अनुमान लगाया। अगर वे तुम्हारे पीछे अप्रशिक्षित गिरोह के लोगों का एक समूह भेजते हैं, तो संभावना है कि हम बच निकलेंगे। वे बस हमें सचेत करेंगे और हमें भागने का मौका देंगे और फिर से हमारा पता नहीं चल पाएगा। आम लोगों को भेजना ज्यादातर व्यर्थ है। उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया है क्योंकि रूई ने अपने दांत पीस लिए। क्योंकि वे एक मार्शल आर्टिस्ट भेज रहे हैं। यही एकमात्र स्पष्टीकरण है जो समझ में आता है। रूई ने पीड़ा भरे चेहरे के साथ समझाया। अगर वर्ण को हमें सिर्फ आधे घंटे के लिए रोकने के लिए कहा गया था, तो मार्शल आर्टिस्ट जरूर एक जिले दूर होगा। वह पहले से ही इस शहर में कहीं मौजूद है। रूई ने मुंह बनाया और तेज गति से भाग गया। उसे अपने पिछले स्थान और उनके बीच जितना संभव हो सके उतनी दूरी बनानी थी। उसने अस्पष्ट जड़ें जमा लीं और भीड़ से दूर रहा, जहां वे अपनी गति के कारण ध्यान आकर्षित करते। सबसे अच्छी बात जो हमें अब करने की जरूरत है वह है छिप जाना। हूश। रूई ने तेजी से झुककर बेला को किसी भी नुकसान से बचाया, क्योंकि वे दूर जा रहे थे। उसने लगभग सहज रूप से महसूस किया था कि कुछ जबरदस्त बल के साथ उन पर आ रहा था और उसने केवल हवा में चीरती हुई हमले की आवाज के जरिए उसे टाल दिया था। वह ठीक समय पर उठ खड़ा हुआ और एक और हमले को रोकने के लिए तैयार हो गया। प्रहार। रूई ने मुंह बनाया और अक्यूट एज और इलास्टिक शिफ्ट से वार को दबा दिया। हालांकि वह यहीं नहीं रुका। उसने तुरंत वार के साथ आगे बढ़ते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी की बांह को चारों अंगों से पकड़ लिया, जिसका उद्देश्य बाइंडिंग लैश का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंद्वी की बांह को उखाड़ना या यहां तक कि उसे तोड़ना था। लेकिन अफसोस, कोई फायदा नहीं हुआ। बाइंडिंग लैश का सबसे खतरनाक हिस्सा अच्छी तरह से टाला गया क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी ने इसका मुकाबला करने के लिए बड़ी सफाई से पैंतरेबाजी की। हालांकि रूई फिर भी अपने हमलावर को जमीन पर घसीटने में कामयाब रहा, जिससे लड़ाई जमीन पर हाथापाई में बदल गई। रूई ने बेला की ओर देखा तक नहीं, उसका चेहरा प्रयास से पीला पड़ गया था। जाओ, भागो, अभी। जैसे ही रूई ने अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों में देखा, बेला बिना किसी हिचकिचाहट के उठकर भाग गई।
आप कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। पेट की चर्बी कैसे कम करें, 7 युक्तियां आपके प्रतिरक्षा को लाभ हैं। इन आयुर्वेदिक नुस्खों को देखें। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। संपर्क टॉस साइड मैप दान। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क